डॉक्टर पवित्र गौड़। डॉक्टर गौड़, डॉक्टर पवित्र, कैन यू हियर अस? डॉक्टर पवित्र गौड़। ओके, बस हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। ओके। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा IFPH का हिंदी सेशन है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी दैनिक वेबिनार, डेली वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है। हमारा हिंदी का सेशन होता है 7:30 to 8:30, इंग्लिश सेशन 8:30 to 9:30 और 9:30 to 10:30 लोकल मलयालम सेशन होता है। और आज हमारा 650वां सेशन है। और आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर है वो है डॉक्टर पवित्र गौर, जो एक BHMS है और फिलहाल एक MD स्कॉलर है। अभी फिलहाल वो MD कर रही हैं। इन्होंने काफी सारे केसेस पब्लिश किए हैं, आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। उसमें से कुछ हैं कि अमी विसनागा पे इन फील्ड ऑफ होम्योपैथिक पब्लिशिंग में रेवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ टेलीकंसल्टेशन इन फील्ड ऑफ होम्योपैथी, ओवरव्यू ऑन हाइपोथायराइडिज्म and its homeopathic management, और रिव्यू ऑन पैनिक डिसऑर्डर विद एसोसिएट कोमोर्बिडिटीज। एक इन्होंने पेपर पब्लिश किया है ब्लैक हेयरी टंग का ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली थ्रू होम्योपैथी। उसी के ऊपर आज ये अपना यहाँ पे वेबिनार में भी सेशन देंगे और हमें बताएंगे कि ब्लैक हेयरी टंग एक केस में प्रेजेंट हुआ था, उन्होंने कैसे इसको होम्योपैथिकली मैनेज किया, उसके ऊपर डॉक्टर पवित्र कौर अपना सेशन देंगी। तो डॉक्टर पवित्र, बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। Ma'am, wait a minute. Actually, it's I'm trying. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मैम, हाँ मैम, एक्चुअली स्क्रीन शेयर में लेकिन मैंने थोड़ा आपको प्रॉब्लम बना है। दिया। मैं परमिशन दोबारा देख लेती हूँ एक बार, 1 मिनट। यस मैम। देखिए आप हो रहा है। यस मैम। ओके, बट आपका स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है। एक मिनट मैम। हाँ जी, अब दिख रहा है। हाँ जी मैम। यस। थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ जी। यस मैम, दैट्स करेक्ट। हाँ जी मैम, थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस है, पर अभी सुनाई दे रहा है। यू कैन कंटिन्यू। हाँ जी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक फॉर IFPH इज ओवरव्यू ऑन ब्लैक हेयरी टंग। नाउ बेसिकली, हेलो हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल ऑडिबल है, लेकिन आपका स्क्रीन अब चला गया है। It's I don't know what's it's happening right now. एक्चुअली आई गेस नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है बीच बीच में। हाँ, probably मैम। यस, आप दोबारा I'll कनेक्ट probably करिए। हाँ जी। हाँ। यस आप जो दूसरे डिवाइस से लॉग्ड इन है उसको चाहे लॉकआउट कर दीजिए। मैम, एक्चुअली आई गेस फिर वो दूसरे वाले से वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, इट्स ओके। नहीं, मैं क्योंकि दूसरा अगर आप दो जगह से कनेक्टेड होंगे तो वो जो क्या बोलते हैं नेटवर्क है, दैट आल्सो गेट स्प्लिट ना। दूसरे पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है, इसलिए एक से आप कनेक्ट करिए जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, और दूसरे से आप मैम, डिस्कनेक्ट। एक्चुअली एक तो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ ऑलरेडी, और ये दूसरा वाला इज ओके वैसे ओके, वाले अभी से। आप ठीक है, एक अभी तो सही चल रहा है, आप मैडम कंटिन्यू करिए। हाँ जी। है मैम, मैडम एक और डिवाइस से ज्वाइन किए हैं, पवित्रा गौर करके, उनको भी कोहोस्ट का परमिशन दे दीजिए, तो हो सकता है वो उनसे शेयर करेंगे। एक और ओके है ओके, पवित्रा गौर, उसमें ठीक है उसको भी कोहोस्ट का परमिशन दे दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ओके, दे दिया मैंने। ओके, आप प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, वॉइस भी ऑडिबल है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। ओके। हेलो।
हाँ जी। Okay, ma'am. I'm starting. Good evening, everyone. तो आज का मेरा टॉपिक है ब्लैक हेरी टंग, जिसका हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया था इन होम्योपैथी में। मूविंग ऑन, अब सबसे मेन चीज कि वाई ब्लैक हेरी टंग, उसको बेसिकली ब्लैक हेरी टंग क्यों बोला गया। तो पहले तो कुछ एक बेसिक ओवरव्यू कि हमारे पास टंग में 4 टाइप के पैपिले होते हैं। एक सर्कमवैलिड पैपिले, फंगीफॉर्म पैपिले, पिलीफॉर्म पैपिले एंड फॉलिएट पैपिले। तो बेसिकली आप जो देखेंगे, जो ये स्ट्रीक है इन द मिडल ऑफ द टंग, यहाँ पे छोटे छोटे projections होते हैं। अब ये सर्कमवैलिड पैपिले के इंटरमें पड़ते हैं। इस जगह बेसिकली किस डिस्क का जा रहा होता है, हाइपरट्रोफी होती है, होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया सरफेस पे। अब हेलो, मैम आई एम शेयरिंग वन मोर टाइम, इट्स आई गेस, और मैं एक से वो कर दे रही हूँ हाँ जी। लीव। Yes, हेलो हाँ जी। हाँ जी। जी। तो बेसिकली इसमें हाइपरट्रोफी होती है और इलोंगेशन होता है फिलीफॉर्म पैपिले का, जो कि सरफेस ऑफ द टंग पे होता है। प्रेवलेंस इसका बहुत ज्यादा नहीं मिलता है एंड रेंज करता है यूजुअली फ्रॉम 0 to 53.8%, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। अब काफी सारी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारी सेवरल ड्रग्स हैं जो कि इम्प्लीकेट कर गई है फॉर दिस डिसऑर्डर। सिंस मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ऑन एंटीबायोटिक्स, एंड इन दिस टाइप ऑफ एरा पेशेंट्स यूजुअली टेक एंटीबायोटिक्स, तो prolonged intake of मतलब of growth of these एक्सेस में पेट बढ़ने लगते हैं, और जब ओरल प्रॉपरनेस की वही तक, और यूजुअली पैपिले शेड होता है, बट ये पाइलअप। हेलो डॉक्टर पवित्र। हाँ जी 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 मैम जी। आपकी स्लाइड दोबारा चली गई, कोई नहीं, आप उसको हाँ, ज्वाइन करती रहिए और जहां से आपका यस टॉपिक मैम, हो रहा है आप प्लीज कंटिन्यू करती रहिए, यस डोंट वरी अबाउट दैट। यस। हाँ। तो बेसिकली जो पैपिले होते हैं वो सरफेस पे मिलते हैं टंग के। अब इंस्टेड कि ये पैपिले नॉर्मली शेड ऑफ हो, ये एक के ऊपर पाइल अप होने हो जाते हैं, और इसकी वजह से एक डेब्रिस बन जाता है, जिससे कि एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जो कि उसको लेंथन करता है और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलने लगते हैं। ठीक है। एंड ये 15 टाइम्स ज्यादा अपनी नॉर्मल लेंथ से ग्रो करते हैं। दीज आर द बेसिकली जो मैंने आपको बताया 4 टाइप के पैपिले। एंड यूजुअली ये जो आपको बीच में स्ट्रीक दिख रही है, यहाँ पे जो डेब्रिस होता है वो पाइल अप होना स्टार्ट होता है। अब नॉर्मली पैपिले जो होते हैं वो पिंकिश वाइट होते हैं,
जैसे हमें पता है। बट एज दे स्टार्ट ग्रोइंग, जैसे वो ग्रो करते हैं, पिगमेंट्स जो होते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, एंड पॉसिबली अगर बहुत गंदा ओरल हाइजीन है माउथ का, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया या यीस्ट कॉट अप होने लगते हैं पैपिले से, और जो कि टंग को डाई करता है, कलर कलर डाई करता है। यूजुअली ये कलर कोई भी तरीके का हो सकता है, लाइक ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, एंड बट मोस्ट ऑफन वो ब्लैक होता है। उसके अलावा प्रोग्नोसिस जो है इसका गुड है, बट पेशेंट केप्ट ऑन सर्टेन एंटीबायोटिक्स और एंटीसाइकोटिक्स शुड बी एजुकेटेड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ गुड ओरल हाइजीन। सिंस यूजुअली आज के टाइम में पेशेंट्स आर या तो एंटीबायोटिक्स पे होते हैं, एंटीसाइकोटिक पे होते हैं, तो साइड बाय साइड मैनेजमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल टू कीप थिंग्स इन अ वे। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके क्या क्या हैं? सर्टेन लाइफस्टाइल हैबिट्स जो कि प्री डिस्पोज करती है ब्लैक हेरी टंग के साथ, वो है ब्लैक पुअर ओरल हाइजीन, जो कि अभी मैंने बताया। एक स्मोकिंग, प्रोलॉन्ग स्मोकिंग एंड प्रोलॉन्ग टबैको इनटेक, ये सारी चीजें प्री डिस्पोज करती हैं। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ कॉफी और टी, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा कॉफी कैफीन इनटेक कर रहा है, चाय पी रहा है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पानी, अगर कोई भी पेशेंट बहुत कम इंटेक कर रहा है, उसके कारण भी बीएचटी की तरफ पेशेंट प्रीडिस्पोज हो सकता है। और रेगुलरली यूजिंग माउथ वॉश जो कि पर ऑक्साइड कंटेन करे, विच हेजल या मेंथॉल, उसके कारण भी पेशेंट बीएचटी से प्रीडिस्पोज हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स यूजली जो हमें ब्लैक हेरी टंग वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे, इसमें यूजली जो सेंट्रल पार्ट होता है डोर्सल टंग का, इंटीरियर ऑफ द सर्कमवैलेट पैपिले, तो हमने देखा था कि सर्कमवैलेट पैपिले के आगे जहाँ पे स्ट्रीक है, वहाँ पे फिलीफॉर्म पैपिले यूजली प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ही हमें ब्लैक हेरी टंग का देखने को मिल सकता है। अब वैसे तो हमें साइड्स ऑफ द टंग पे भी देखने को मिलते हैं, सेंटर में भी देखने को मिलता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग पे भी देखने को मिलता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग को भी देखने को मिलता है, जिसको यूजुअली हम लोग ज्योग्राफिक टंग बोलते हैं। तो वो एक बेसिकली जो कि हर पार्ट ऑफ द टंग को कवर करे, वो इज बेसिकली ज्योग्राफिक टंग। और एक आती है ब्लैक हेरी टंग, जो कि यूजुअली एंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कमवैलेट पैपिले, जहाँ पे फिलीफॉर्म पैपिले है, वहां पे ही हमें देखने को मिलेगा। अब discoloration usually accompanies hairy tongue. Apart from most of the people with black hairy tongue, कोई severe discomfort patient को देखने को नहीं मिलेगा, और यूजुअली पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं। जब तक कि बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन बढ़ नहीं जाता, तब तक पेशेंट का ध्यान उस तरफ जाता नहीं। उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन जो होता है, वो भी फील हो सकती है टंग पे, बिकॉज बहुत ज्यादा ऑफ द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिगेंस की वजह से। फिर दिस बर्निंग सेंसेशन को हम लोग ग्लोसोपाइरोसिस कहते हैं। टिकलिंग फीलिंग फील हो सकती है पेशेंट को बैक ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, जिसमें मेटालिक टेस्ट मिल सकता है माउथ में, और नोजिया हो सकता है। और हैलिटोसिस, जिसको हम लोग बैड ब्रेथ कह सकते हैं, मुंह से उसको बहुत गंदी ब्रेथ आएगी, फील करेगा, जिसकी बिकॉज जो कि फूड है जो कि डेब्रिस हो चुका है पैपिला के ऊपर, उसकी वजह से एक्सट्रीमली बैड ब्रेथ पेशेंट फील करेगा। अब बेसिकली अभी एक पेशेंट था जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू मेरे पास आई थी, एंड ये 45 इयर्स पेशेंट थी, एंड 45 इयर्स फीमेल थी, जो कि कंप्लेन लेके आई थी ब्लैकिश डिस्कलरेशन का टंग पे, और ये इनको 1 साल से था। आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली इंटीरियर पार्ट पे, जहाँ पे जो बीएचटी का मेन करने का वेरी टंग का, तो पेशेंट ने ये पिक्चर मुझे शेयर किया था, एंड जो डिसल्ट्रेशन था वो प्रोमिनेंट था मिडिल ऑफ द टंग पे। और वो इनिशियली, जब पेशेंट ने मुझे बताया कि इनिशियली वो साइज ऑफ द हेयर की तरह था, और वो दिख भी एक लाइन की तरह रही थी, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज किया फर्दर, और उसने मिडिल मोस्ट पार्ट को इन्वेड कर लिया पूरा। फिर उसके अलावा वहां पे हेलिटोसिस था, जो कि उसको बहुत गंदी स्मेल आती थी अपने माउथ से। इनफैक्ट जब वो स्नीज करती थी, स्नीजिंग भी बहुत ऑफेंसिव होती थी, जो उन्होंने मेरे को बताया। उसके अलावा पेशेंट ने सफर किया था पेन गम्स में, स्पेशली लेफ्ट साइड, विच रेडिएटेड टू द टेम्पल्स ऑफ द बोथ साइड। पेन था गम्स में, बिकॉज वो एक डेंटिस्ट के पास यूजली गई थी, बिकॉज उनको पेन उठा था। तो वो पेन जो था वो बोथ ऑफ द टेम्पल्स में रेडिएट कर रहा था। पेन जो था वो स्टिचिंग था इन कैरेक्टर में, और एग्रीवेट होता था आफ्टरनून में, और अम्लरेट होता था बाय प्रेसिंग द गम्स टुगेदर। अब
एक और चीज, पेशेंट जब डेंटिस्ट के पास गई तो उन्होंने अपने टंग के रिगार्डिंग भी उन्हें बताया, बट जो डेंटिस्ट थे उन्होंने उनको कोई बेसिक डायग्नोसिस नहीं दिया। ही सेड कि एवरीथिंग इज फाइन। इनफैक्ट उनको विजडम टूथ का भी पेन हो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए उसको मेडिकेशन दिया, बट वो प्रोमिनेंट वो ब्लैक डिस्कलरेशन के लिए ना तो कोई डायग्नोसिस उनको बताया गया, ना उनको कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन या कुछ बताया गया। ये फिगर था जो मैंने आपको दिखाया, जो पेशेंट ने मुझे शेयर किया था, बहुत ब्लैकिश डिस्कलरेशन था जो कि बहुत मार्क्ड है, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में पेशेंट एपरेंटली वेल, 1 साल पहले ठीक थी। उसके बाद पेशेंट एक्सपीरियंस स्लाइट ब्लैकिश डिस्कलरेशन जो कि धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी इनिशियली मैंने बताया कि उन्होंने जैसे बताया था कि वो एक साइज ऑफ द हेयर की तरह था, और वो धीरे धीरे बढ़ के उन्होंने पूरा इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग को कवर कर लिया। इसके अलावा पेशेंट ऑल्सो सफर फ्रॉम पेन जो कि स्वेलिंग था विजडम टूथ का गम्स में, स्पेशली लेफ्ट साइड, एंड विच टेम्पररी रिलीव बाय टेकिंग एलोपैथिक ट्रीटमेंट। वो एलोपैथी ट्रीटमेंट उस दर्द के लिए ले रही थी, बट स्पेसिफिकली उनका ध्यान उनके जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया था टंग पे उस पे था, जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट उन्हें लग रहा था। मेंटल जेनरल्स। नाउ पेशेंट एक्सट्रीमली टॉकेटिव। उन्होंने अपनी चीजें जब बतानी स्टार्ट करी तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने उस तरीके से नैरेटिव मैनर में, डिस्क्रिप्टिव मैनर में अपनी चीजें बताई। बहुत एक्सट्रीमली, बहुत डिस्क्रिप्टिवली, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे पहुंचा, क्या क्या चीजें थी, एवरीथिंग। एंड शी यूजली टेक केयर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना उनका नेचर में था। और एक्सट्रीमली एंशियस थी रिगार्डिंग हर हेल्थ, as she was constantly speaking regarding her tongue and whether she will get well or not. स्टार्टिंग से ही उनका कंसर्न ये था कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं होंगी, कितना टाइम मुझे लगेगा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बहुत डेडली डिजीज है। वो कैंसर तक के लिए भी सोच रही थी, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिल पा रहा था उनकी इस सिचुएशन के लिए। इसके अलावा लाइक्स टू बी ऑक्यूपाइड, कंपनी में रहना पसंद करती थी, अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और जो पेशेंट थी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो शी वॉज अ सिंगल पेरेंट ऑफ हर डॉटर्स। उनके 2 ट्विन डॉटर्स थी एंड शी वॉज अ सिंगल पेरेंट। तो और हैंडीकैप भी थी, बट स्टिल उनमें वो जीलस थी टू डू समथिंग, वेरी मच जीलस। आज भी है, पूरी आज भी। फिर उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक किया एंड नाउ शी हैज अ जॉब ऑल्सो, जो कि वो कंटिन्यू कर रही है। फिजिकल जनरल में एपेटाइट गुड, 2 मील्स पर डे वो ले रही थी। थर्स्ट रिड्यूस हो गई थी, पानी वो बिल्कुल नहीं पीती थी। एंड ड्रिंक्स अराउंड हाफ लीटर इन अ डे, सिर्फ आधा लीटर पानी पूरे दिन में पीती थी। इसके अलावा डिजायर स्पाइसी थिंग्स का था जो कि बहुत ज्यादा मार्क था। स्टूल सेटिस्फैक्ट्री था जो कि वंस इन अ डे था। यूरिन दिन में 3 से 4 बार था इन अ डे, नाइट में नहीं था। और देयर वाज वॉल्यूचस ईचिंग, उनको यूरेथ्रा में ईचिंग बहुत ज्यादा फील होती थी, स्पेशली आफ्टर मेंसेस। और कैशुअल बर्निंग भी रहता था जो कि यूरिन के टाइम पे ज्यादा प्रेजेंट था। पर्सपिरेशन स्कैंटी था, नो ऑफेंसिवनेस एंड नो स्टेनिंग। पेशेंट थर्मल वाज टुवर्ड्स चिली। पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ टबैको, गुटखा इंटेक सिंस 20 years एंड इन अ हैबिट ऑफ चूइंग 2 पैकेट्स ऑफ गुटखा डेली। नाउ ये पेशेंट का हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज मिली, जिसकी वजह से मैं डायग्नोस कर पाई कि ये बीएचटी है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स जो भी मुझे मिले और जो भी इन्होंने मुझे सिम्टम्स दिए। अब उनका टबैको इंटेक ऐसा होता था कि वो सुबह उठते ही 1 पैकेट टबैको खाती थी, उसके बाद वो स्टूल डिफिकेट करने जाती। दिन में बैठे बैठे कम से कम 3-4 पैकेट या 2-3 पैकेट उनके खाई जाती थी। उनका शी वॉज लाइक दिस। अगर वो नहीं खा रही है तो वो सुबह उठ के वॉशरूम नहीं जा पाती थी। तो शी वॉज दैट मच एडिक्टेड फॉर गुटखा। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री रेगुलर थी, 3 to 4 days रहती थी। 30 to 31 days का साइकिल था। ब्राइट रेड ब्लीडिंग थी एंड नॉन क्लॉटेड थी। लास्ट एलएमपी 1911-22। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में 2 फीमेल चाइल्ड हैं, ट्विंस हैं। हेल्दी बॉर्न हुई थी, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन से बर्थ हुआ था उनका। फैमिली हिस्ट्री में एवरीवन वाज हेल्दी। अब नाउ इस तरीके से मैंने मेंटल जर्नल्स, फिजिकल जर्नल्स के बेसिस एंड पर्टिकुलर्स के बेसिस पे इसको एनालिसिस किया सिम्टम्स का, जिसमें एक्सट्रीमली टॉकेटिव वाला नेचर उनका लिया गया। कंप्लेंट्स इन अ नैरेटिव मैनर जो उन्होंने मुझे बताई वो लिए मैंने।
extremely taking care of extremely small things, conscientious type of person थी वो थोड़ी, extreme anxiety towards health बोल लिया, avoids being in solitude, likes to be occupied, enthusiastic about being independent in her life since स्टार्टिंग से ही वो ऐसी थी। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के जाने के बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई इस वजह से वो इतना एंथुजियास्टिक हुई, नहीं, वो स्टार्टिंग से ही इतनी एंथुजियास्टिक थी और उन्होंने अपना बिकॉज ऑफ इन स्पाइट ऑफ बीइंग वो हैंडीकैप थी, स्टिल उन्होंने अपना गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया। फिजिकल जनरल्स में एपेटाइट गुड लिया, थर्स्ट जो कि बहुत कम थी, हाफ लीटर में पानी पी रही है, डिजायर स्पाइसी, स्टूल सेटिस्फैक्टरी, यूरिन में बॉडी itching in urethra, especially after menses, burning during urination, perspiration scanty, thermal reaction towards chili, addiction tobacco, menses, regular bright red bleeding and non-clotted. Now particulars में blackish discoloration on the middle of the tongue जो कि interior part पे था, offensive odor from mouth जो कि aggravate होती थी sneezing पे, pain था gums में especially left side जो कि radiate हुआ temples पे, पेन गम्स में जो था वो स्टिचिंग टाइप ऑफ कैरेक्टर में था, एग्रेवेट होता था आफ्टरनून में एंड अम्यूलेशन होता था, प्रेशिंग गम्स टुगेदर। नाउ दिस वाज इवैल्यूएशन जिसके बेसिस पे सिम्टम्स इवैल्यूएट किए गए थे आफ्टर एनालिसिस एंड ग्रेडिंग के बाद ये टोटलिटी बनाई गई थी। Talkative, take care of extremely small things, anxiety about her health, avoids being in solitude, likes to be occupied, enthusiastic, spicy things, desire, voluptuous, itching in urethra after menses, addiction, tobacco intake, blackish discoloration in the middle of the tongue, stitching pain in gums, especially left side, offensive odor from mouth, aggravation, sneezing. ये रेपर्टराइजेशन था जिसके बेसिस पे जो कि रेडार से किया गया था, एंड रेपर्टराइजेशन में फॉस्फरस वाज द वन acquiring maximum marks in the group. After that, arsenic था, lycopodium था, sulfur, nux vomica, calcarea, myrrh, staphylos aureus, carcinosin. Now, since जो ब्लैक डिस्कलरेशन था वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, रेपर्टराइजेशन करने के बाद फॉस्फरस वाज कमिंग, बट स्टिल टू रीचेक और टू रिकन्फर्म कैंट से भी इसको देखा गया, रेपर्टराइज किया गया, एंड उसमें स्पेशली मैंने जो रूब्रिक उठाया वो माउथ में, टंग में, ब्लैक में जाकर के टंग ब्लैक सेंटर में देखेंगे तो फॉस्फरस इज कमिंग इन फर्स्ट ग्रेड। तो यहाँ से उसका कंफर्मेशन लिया गया कि फॉस्फरस वाज इन फर्स्ट ग्रेड इन केंट रेपर्टरी। सो आई प्रिस्क्राइब फॉस्फरस 30 सिंगल डोज एचएस में दी गई, 4 पिल्स फॉस्फरस 30 की 3 नवंबर 2022 को रात में दी गई, एंड प्लासिबो 15 डेज के लिए दिया गया और फॉलो अप लिया गया 15 डेज के बाद। आफ्टर 15 डेज जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन था वो स्लाइटली रिड्यूस था, जो कि साइड से रिड्यूस हो गया था। ऑफेंसिव ओडर जो थी माउथ में प्रेजेंट थी बट वो पहले से कम थी। स्टिचिंग पेन गम्स में प्रेजेंट था बट रेडिएशन जो था टेम्पल्स में जो कि बोथ साइड हो रहा था वो कम था, लेस इन इंटेंसिटी था। जो ईचिंग थी यूरेथ्रा में वॉल्यूप्टस टाइप एक्सेसिव ईचिंग वो भी कम थी इंटेंसिटी में। तो सिंस हमें मैक्सिमम सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट मिला था तो हमने फाइटम 30 ही दिया टीडीएस में 15 डेज के लिए, और एक्शन ऑफ फॉस्फरस 30 को देखा जाने दिया कि कितना और ये हमारे को एक्शन देखने को मिल सकता है, और उसको रिपीट नहीं किया गया फॉर फर्दर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज जो डिस्कलरेशन जो था वो पहले से काफी इम्प्रूव था, कम दिख रहा था, ओडर रिड्यूस थी माउथ से, पेन जो था गम्स में स्लाइटली बेटर था, ईचिंग यूरेथ्रा में लास्ट 15 डेज से प्रेजेंट नहीं थी, एंड मार्क्ड इम्प्रूवमेंट था थर्स्ट में 2 लीटर। पेशेंट स्टार्टेड इनटेक ऑफ वाटर टू 2 लीटर्स। फाइटम 30 ही दिया गया टीडीएस में फॉर 15 डेज जो कि बिकॉज हमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट दिखा। आप ये देख सकते हैं फिगर 2 में जो था, ये फर्स्ट फॉलो अप का पिक्चर है जहाँ पे साइड से स्पेशली वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन कम हुआ, एंड उसके बाद फिगर नंबर 3 में जो डिस्कलरेशन था वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, इम्प्रूवमेंट था।
इसीलिए फाइटम पे पेशेंट को वापस रखा गया। देन थर्ड फॉलोअप में ब्लैकिश डिस्कलरेशन प्रेजेंट था बट वो लेस विजिबल था पहले से। ओडर प्रेजेंट थी बट ओकेजनली अब उनको वो फील होती थी। इचिंग यूरेथ्रा में प्रेजेंट नहीं थी आफ्टर मेंसेस। पेन जो था गम्स में प्रेजेंट था बट रेडिएशन नहीं था। फर्स्ट इम्प्रूव थी, जो कि वो पहले 2 लीटर्स उन्होंने स्टार्ट किया था वही उनका कंटिन्यूएशन में था। फिर से फाइटम 30 टीडीएस में दिया गया एंड फॉस्फोरस का एक्शन लेफ्ट किया गया देखने के लिए कि वो कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट रेपिटेशन। फिर उसके बाद फोर्थ फॉलोअप में ब्लैकिश डिस्कलरेशन विजिबल नहीं था बट सिंस वो ब्लैक नहीं था तो वो धीरे धीरे स्लाइटली येलोइश मिला इन द मिडल ऑफ द टंग पे। अदर सिम्टम्स बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए विदाउट रेपिटेशन ऑफ फॉस्फोरस 30। जो स्लाइट पेन था गम्स में वो प्रेजेंट था बट कोई रेडिएशन नहीं था टेम्पल्स में पहले की तरह। फॉस्फोरस 30 दिया गया फॉर 15 डेज बिकॉज इम्प्रूवमेंट दिखा था। एंड सिंस देयर वाज अ पेन जो कि हमें देखने को मिल रहा था तो मैग्नीशियम फॉस्फोरस 31 डोज दिया गया एसओएस में कि if there is excess aggravation or if there is excess pain if felt by the patient, उसके लिए हमने उसको मैक्फोस 30 एसओएस में दिया गया। ये फिगर 4 का है जब पेशेंट ने डिस्कलरेशन जो था वो लेस विजिबल था। थर्ड फॉलोअप का फिगर जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर नंबर 4 में। एंड उसके बाद फिगर नंबर 5 में देर इज और इम्प्रूवमेंट। ब्लैकिश डिस्कलरेशन इतना नहीं मिल रहा है, ओडर भी माउथ से नहीं थी, थर्स्ट इम्प्रूव हो गई थी। देन फिफ्थ में जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन था मिडल ऑफ द टंग में वो और इम्प्रूव हो गया। इम्प्रूव नहीं इनफैक्ट डिसअपियर ही हो गया जो उन्होंने मेरे को पिक्चर शेयर किया। ओडर जो माउथ में थी वो प्रेजेंट थी बट अब वो ओकेशनली होती थी। सिंस वो पहले भी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करती थी और उनका गुटखा इंटेक रहता था, इस वजह से भी उनको उस चीज में थोड़ा कंट्रोल करने में टाइम लगा। तो ओडर ओकेशनली मिलती थी, हमेशा नहीं उनको फील होती थी और बाकी सिम्टम्स में भी उनको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लगा। पेशेंट को वापस स्पाइटम 30 टीडीएस में रखा गया फॉर 30 डेज मोर और फॉस्फोरस का एक्शन देखने को लेफ्ट किया गया एंड दिस वाज द फाइनल पिक्चर जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को मिली। एंड सिंस उसके बाद पेशेंट डिडंट शेयर मच ऑफ हर पिक्चर्स, हमारे पास और पिक्चर्स नहीं आई, तो दिस वाज द फाइनल पिक्चर जिसमें ब्लैकिश डिस्कलरेशन नहीं मिल रहा है बट नाउ इट्स स्लाइटली वाइटिश एंड येलोइश जो कि इम्प्रूव्ड दिखा। अब नाउ सिंस दिस इज अ वेरी अनकॉमन टॉपिक, थोड़ा अनकॉमन टॉपिक है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर और टंग को लेकर के बात करते हैं होम्योपैथी में, लाइक मैप टंग हो गई और उसके अलावा ब्लैकिश और गोल्डन गोल्डन टंग हो गई, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द टंग हो गया, बेस ऑफ द टंग हो गया, रेड टिप टंग हो गई, ग्लेजी अपीयरेंस ऑफ द टंग हो गई। तो दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक जो कि एक्सप्लोर किया गया इन होम्योपैथी। सिंस कोई एग्जैक्ट डायग्नोसिस उनको वहां नहीं मिल रहा था तो यहाँ से उनको एक प्रॉपर डायग्नोसिस मिला गया एंड इट्स अ बिनाइन कंडीशन। पहले उनको लग रहा था कि उनको कोई कैंसरस अफेक्शन है बट आफ्टर दिस उनको बताया गया कि इट्स अ बिनाइन कंडीशन और ये ट्रीटेबल है, प्रोग्नोसिस गुड है। तो ये 2 केस रिपोर्ट्स मुझे मिली थी एलोपैथी में। तो इसमें बताया गया कि ये एक 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल का ओल्ड गर्ल थी जिनका सेंट्रल सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा को फॉर एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनस पाइपर एसिलिन टबैकोबैक्टम फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। उनको ये एंटीबायोटिक दिया गया और उसके बाद 12 डेज लेटर ब्लैक हेरी टंग उनको डेवलप हो गई। उनके सिम्टम्स रिजॉल्व हुए 8 दिन बाद आफ्टर शी डिसकंटिन्यू, जब उन्होंने वो ये एंटीबायोटिक लेनी बंद कर दी और टीथ को रेगुलरली 3 टाइम्स डेली ब्रश किया गया तो उनको ये जो एंटीबायोटिक के थ्रू उनका जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन आया था वो उनका ठीक हुआ। सेकेंड केस जो बताया गया वो सेकेंड केस था 65 ईयर ओल्ड मैन का जो कि एडमिनिस्टर्ड किया गया इंट्रावीनस पाइपर एसिलिनम टैजोबैक्टम and levofloxacin to treat multi-drug resistant pseudomonas aeruginosa and उसके बाद ब्लैक हेरी टंग डेवलप हुआ 15 डेज लेटर।
तो जो पाइपर एसिलिन टबैकोबैक्टम था वो डिसकंटिन्यू किया गया और पेशेंट को ब्रश करने को बोला गया फॉर हिज टंग, एंड जो डिस्कलरेशन था वो ग्रेजुअली कम हो गया। उसके अलावा बीएचटी, बट फिर भी जब बीएचटी फिर भी रेकर हो गया आफ्टर लाइनोजॉल ट्रीटमेंट। तो patient had adverse drug reaction to both piperacillin, tazobactam and linezolid treatment. तो BHT जो है might have been related to antibiotic use in both cases. Now black hairy tongue इसमें जो बताया गया है वो usually जो इसमें बोला गया है कि हो सकता है कि वो रिलेट करता हो एंटीबायोटिक यूज में both cases में, जो कि देखने को मिला गया। और उन्होंने 19 ऐसे एंटीबायोटिक रिलेटेड BHT केसेस देखे इन लिटरेचर सर्च, बट कोई भी रिलेटेड नहीं था। नन वर रिलेटेड टू पाइपर एसिलिनम टैजोबैक्टम यूज। सारे केसेस में सिम्टम्स रिजॉल्व, इन सारे ही केसेस में जो सिम्टम्स थे वो रिजॉल्व हुए आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग एंड ब्रशिंग ऑफ द टीथ। तो बेसिकली बीएचटी को एक रेयर एडवर्स इफेक्ट माना जा सकता है एंटीबायोटिक्स का। और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज में पॉजिटिव एजेंट्स को रिमूव करना, जिसको हम यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, मैकेनिकल डेब्रिमेंट और गुड ओरल हाइजीन। अगर हम ये सब मेंटेन करते हुए चले और आगे देखें तो हम बीएचटी को एक गुड प्रोग्नोसिस के थ्रू लेके जा सकते हैं और वो ट्रीटेबल है। तो जो उन्होंने पहला केस बताया था 17 ईयर ओल्ड का, तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं ये बच्चे का है और इसको ब्लैकिश डिस्कलरेशन हुआ था बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड सेकंड केस इज ऑफ 65 ईयर ओल्ड मेल, बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ और उसके कारण उनको ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखने को मिला। तो दीज वर द टू एंटीबायोटिक इंड्यूस ब्लैक हेरी टंग, जो दो केस रिपोर्ट्स मुझे मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू मिली। बट इन होम्योपैथी देयर वाज नॉट मच पब्लिश्ड केस रिपोर्ट्स नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिटरेचर इन होम्योपैथी फॉर बीएचटी बहुत कम है, रिसर्चर्स बहुत कम है। नाउ एज मैंने इनिशियली बात की थी जोग्राफिक टंग की, अब क्योंकि दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। क्यों ब्लैक हेरी टंग जोग्राफिक टंग नहीं हो सकता और जोग्राफिक टंग बाय ब्लैक हेरी टंग नहीं हो सकता? जोग्राफिक टंग इंक्लूड्स ब्लैक हेरी टंग, ब्लैक हेरी टंग डजंट इंक्लूड जोग्राफिक टंग, क्योंकि जोग्राफिक टंग इज बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस, जो कि कॉमन है और बिनाइन कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक बाय डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑन द टंग सरफेस। अब टिपिकली ये अफेक्ट करेगा टिप को, लेटरल बॉर्डर्स को, डॉर्सम ऑफ द टंग को, ओकेजनल एक्सटेंशन करेगा टू द वेंट्रल सरफेस ओनली। जो ब्लैक हेरी टंग है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग को करेगा, एंटीरियर पार्ट को करेगा, एंड बेसिकली एंटीरियर जो कि सर्कमवैलेंट पैपिले के एंटीरियर पार्ट जहाँ पे फिलीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट है उनको अफेक्ट करेगा। तो जोग्राफिक टंग कॉमनली स्टार्ट होगी चाइल्डहुड में, एंड ग्लोबल प्रेवलेंस इसका एस्टिमेट है 1 to 2.5% ऑफ जनरल पॉपुलेशन। तो बेसिकली जो जोग्राफिक टंग हमें देखने को मिल सकती है वो चाइल्डहुड में देखने को मिल सकती है। ब्लैक हेरी टंग कैन बी predominant in any kind of age groups. Now this was all, but मैं थोड़ा सा, सिंस मैंने कैंट में एक डिस्कस किया था रिगार्डिंग मेडिसिन का, तो अगर हम देखा जाए तो ब्लैक टंग जो टंग ब्लैक है उसमें रूब्रिक उसमें केवल फॉस्फोरस ही नहीं है, फॉस्फोरस के अलावा मर्कसॉल भी है, कार्बोवेज भी है, चाइना भी है जो कि फर्स्ट ग्रेड में दे रखी है कैंट में, और अर्जेंटम नाइट्रिकम है, आर्सेनिक है, चिननम आर्स है, कार्बोलिक एसिड है, क्लोरिनम है। इनिशियली मैंने मर्कसॉल ही अपने माइंड में एक बार मैं लेके आई थी टू प्रिस्क्राइब, बट आफ्टर रेपर्टराइजिंग, जब मैंने रेपर्टराइज किया तो मुझे फॉस्फोरस निकली, एंड देन मैंने उसको रीचेक किया कैंट के थ्रू, एंड देन मैंने उसको फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब करी। तो देर आर अदर मेडिसिन ऑल्सो, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टोटलिटी एंड द रेपर्टोरियल टोटलिटी वी कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। अदर मेडिसिन जो कि ब्लैक टंग में डिस्कलरेशन ऑफ द टंग में हम सोच सकते हैं वो एक्यूजा है, ब्राइटा कार्ब है, ब्यूकोराना है, कैडमियम है, क्यूप्रम मेट है, इलैप्स है, हिपोजैनम है, हायोसाइनस है, मर्क सल्फेट है, ओपियम है, प्लम्बम है, स्टेमोनियम है, वाइटेरा है, और लेप्टेंड्रा है, सीकेल फॉर है।
अब देर आर डिफरेंट काइंड, अगर टंग ब्लैक है, स्ट्रीक लाइन जो कि इंक की है, तो क्लोरिनम है, लेप्टेंड्रा है। अगर टंग ब्लैक है और क्रस्ट्स है तो फॉस्फोरस है सेकंड ग्रेड में। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में वेराट्रम एल्ब है सेकंड ग्रेड में। पर्पल ब्लैक अगर टंग है तो ओपियम है सेकंड ग्रेड में। रेड एजेस अगर हैं तो मर्क मर्क सॉल है, नक्स वोमिका है। अगर ब्लू है तो अगैरिकस, एंटिमटार्ट, आर्सेनिक, जिसमें एंटिमटार्ट एंड आर्सेनिक इज इन फर्स्ट ग्रेड। बेंजोइक एसिड, ब्यूफोराना, कार्बोवेज, कॉल्शिकम, क्यूप्रम सल्फ, डिजिटालिस, आइरिस, म्यूरियाटिक एसिड, ओपियम, प्लैटिना, पोडोफाइलम, स्पाइजीलिया, टबैकम, थूजा। ये वाली मेडिसिन जिसमें ब्लूइश अपीयरेंस है टंग का। इन स्पॉट्स में अगर है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम, सारसापेरेला है। ब्लूइश ब्लैक है तो ब्यूफो है। तो दीज आर द मेडिसिन जो कि डिपेंड करती है अपॉन द रेपर्टराइजेशन एंड वी कैन थिंक ऑफ। एंड आई होप दिस वाज द केस जो कि आई प्रेजेंटेड टुडे, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द केस एंड द रिसर्चेस जो कि मुझे मिली। सिंस बहुत ज्यादा रिसर्चेस मुझे कहीं देखने को नहीं मिली थी इसके लिए, स्पेशली होम्योपैथी में नहीं, सिंस वहां पे डिफरेंशिएशन है कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, बट एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है। बट अपॉन द क्लिनिकल फीचर्स जो कि पेशेंट ने प्रेजेंट किया, आफ्टर दैट द पेशेंट वाज डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। एंड मैनेजमेंट, conservative management was also provided, and this was all. Thank you. Quick questions regarding the presentation for today? यस डॉक्टर पवित्र, बहुत ही बढ़िया आपने केस प्रेजेंटेशन दिया, और विद द डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कि किस किस वजह से हमारे को ब्लैक टंग मिल सकती है देखने को। Yes, ऑब्वियसली रिपर्टरी में जैसे आपने कहा कि इतना ज्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन बाकी yes, ma'am. काफी चीजों में दिखती है। और जो जैसे आपने बताया कि एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है, उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली Yes, ma'am. ये इस तरह के केसेस अगर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो दे विड डिसमिस कि दिस इज अ मतलब साइड इफेक्ट, या फिर उसको मैनेज करने में दे डोंट यूज एनी ऑफ, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक मेडिसिन। वो Yes, जनरली ma'am. इम्यूनिटी That's इंक्रीज करने के लिए वो करते थे। लेकिन ये काफी अच्छा आपने केस प्रेजेंट किया। आई वुड मैं आप पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, तो जैसे लूकोप्लेकिया होता है, उसमें yes, भी ma'am. उसको भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कई बार प्रिकर्सर में हमें ब्लैकिश पैचेस मिलते हैं, मिक्स पैचेस भी मिलते हैं लूकोप्लेकिया में, ब्राउनिश विद व्हाइटिश। Yes, ma'am. मैम, हम कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे बाकी क्लिनिकल फीचर्स भी, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी हैं। लाइक हाँ अगर जी। हमें पास्ट हिस्ट्री मिल रही है टबैको इंटेक की, टी की, हम्म। ओरल हाइजीन अगर बेटर नहीं है, एंड बेसिकली इसका एक एरिया है, यू नो, लाइक इंटीरियर पार्ट जो है सर्कमवैलिड पैपिले का इंटीरियर पार्ट, तो अगर वो बेसिकली वहां प्रेजेंट है, एंड स्पेशली हेलिटोसिस बहुत मांग है, क्योंकि पेशेंट ने ओके। मुझे स्पेशली बता दिया था, तो मैंने जब क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया विद द क्लिनिकल फीचर्स, तो मुझे बहुत कुछ सिमिलर मिला वहां पे। तो जो एक्चुअली ऑफेंसिवनेस जो थी माउथ में वो बहुत ज्यादा मार्क थी, और बीएचटी के केसेस में भी ऑफेंसिवनेस बहुत ज्यादा मार्क होनी चाहिए। तो दिस ओके, इज वन। तो आप ये कह रहे हैं कि बीएचटी के केसेस में हमें ऑफेंसिवनेस ऑलमोस्ट एवरी टाइम मिलेगी। यस मैम, ओके। ओके। ऑफेंसिवनेस इज मार्क्ड, जो कि मैंने इस केस के थ्रू इवेलुएट किया। लाइक ये मेरा फर्स्ट केस ही है, एंड इसके बाद अभी तक मेरे पास और रिपीटेड केसेस रिगार्डिंग दिस आई नहीं है, बट सिंस मैंने इसके बारे में और ज्यादा पढ़ा तो मैंने ये देखा कि ऑफेंसिवनेस बहुत ज्यादा मार्क्ड है। एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन तो है, कलर तो डिफरेंशिएट करेगा, वो ब्लू ग्रीन हो सकता है, बट वो ब्लैक है, और एक्सेसिव ऑफेंसिवनेस है। स्नीजिंग में अगर स्नीज हो रहा है और तो भी ऑफेंसिवनेस है, तो हम लोग उसको बीएचटी की तरफ प्री डिस्पोज कर सकते हैं उस सिचुएशन को। जैसे कि टाइफाइड के भी केसेस होते हैं, उसमें भी जैसे सोर्ड्स आ जाते हैं, दैट यस कैन मैम, आल्सो रिसेंबल। यस। यस मैम, उसका भी दैट कैन ऑफेंसिवनेस ऑल्सो। आता है। हाँ जी। तो नहीं, वैसे आपने काफी सारी अलग कंडीशंस बताई, जैसे कि कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से आता है, यस और मैम, स्पेशली दिस वाज अ एंटीबायोटिक्स। स्पेसिफिक केस। यस मैम, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड केसेस जो मैंने एलोपैथी में मॉडर्न मेडिसिन के भी दो शेयर करे, तो उसमें हाँ जी। भी जो एंटीबायोटिक इंटेक था उसके कारण ही पेशेंट को बीएचटी प्री डिस्पोज हुआ वो पेशेंट उसके कारण। एंड जब उन्होंने वो डिसयूज कर दिया और ओरल हाइजीन उन्होंने रखा, तो उसके बाद वो उनको काफी इम्प्रूवमेंट लगा। तो दैट वाज ऑल।
ऑब्वियसली हाँ, नहीं जो केस प्रेजेंटेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपने मेथड लिया दैट वाज वेरी अप्रिशिएबल। पूरा आपने केस लेके और उसको बिल्कुल सिम्टम सिमिलैरिटी, मेंटल जर्नल्स, फिजिकल जर्नल्स प्लस जो लोकलाइज्ड पर्टिकुलर्स थे उसको भी आपने कंसिडर किया। और फॉस्फोरस वैसे अगर देखा जाए तो हम ब्लैक उसमें नहीं आएगी। दैट वाज अ वेरी अनकन्वेंशनल मेडिसिन जो उसके ऊपर आई। मोस्टली इसमें जो जैसे मेडिसिन आएंगी जैसे कि बेप्टीसिया भी आ सकती है, मर्क्सोल आ सकती है, फ्लैबी टंग में रस्टॉक्स भी आती है। लेकिन फॉस्फोरस जो था बहुत ही अलग तरह का प्रिस्क्रिप्शन था, बट ड्यू टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप उसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया केस में। तो दैट वाज वेरी कमेंडेबल। और कोई यहाँ पे क्वेश्चन अपना पुट अप करना चाहता है या साथ में कोई अपना साथ में टिकना चाहता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आया डॉक्टर पवित्र का, आपके लिए काफी सारी अप्रिसिएशन भी आई है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं डॉक्टर इंद्रनील कि मेनी टाइम्स पेशेंट टेक्स आयरन टॉनिक्स, उनका भी ब्लैक डिस्कलरेशन होता है और वो इवन आफ्टर स्टॉपिंग आयरन ब्लैक डिस्कलरेशन रह जाता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? हाँ, तो दैट इज ऑल्सो दैट वी हैव टू ट्रीट, तो व्हाई कैन नॉट आफ्टर फॉर दैट डिसकलरेशन जो रह गया है आफ्टर टेकिंग एंटी आयरन टॉनिक, व्हाई वी आर नॉट प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथी फॉर दैट? मतलब फॉर दोज केसेस ऑल्सो वी कैन गो फॉर होम्योपैथी। तो दैट वाज, ये जो क्वेश्चन था वो मेरे दिमाग में भी था, दैट आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग एंटीबायोटिक्स एंड स्टिल इफ द थिंग्स आर, और डिसकंटिन्यूइंग एनीथिंग जो कि उस चीज को प्री डिस्पोज कर रही है और वो होम्योपैथी से रिलेटेड नहीं है, तो हाउ वी कैन ट्रीट ओनली आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथी इन द ऑब्वियसली डिजायरेबल हाँ। और डॉक्टर इंद्रनील इसमें केसेस में भी जैसे आपने कोई भी अगर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है उसको हटाने के बाद भी अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसके सिम्टम वाइज केस लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लेंगे, फिजिकल जर्नल्स देखेंगे, मेंटल जर्नल्स देखेंगे। क्योंकि होम्योपैथी में हम ये नहीं कह रहे कि क्या उसको प्रॉब्लम है तो हम ये मेडिसिन देंगे। उसको कोई भी प्रॉब्लम है हम उसका फिजिकल मेंटल मेकअप और मोडालिटीज कंकॉमिटेंट सब चीज लेके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आता है वो कुछ भी ट्रीट कर सकता है। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर केस है, अगर आपने प्री डिस्पोज के जैसे आपने कहा कि आयरन टॉनिक की वजह से है, तो आयरन टॉनिक अगर हमने हटा दिया उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हुआ है। तो उसके जो भी मेंटल फिजिकल मेकअप में भी चेंज आएगा, कुछ भी उसका पर्टिकुलर या कोई भी ऐसा सिम्टम होगा तो उसके बेस पे अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे, जैसे डॉक्टर पवित्र ने बताया कि फॉस्फोरस यूज किया उन्होंने, तो कोई भी सिम्टम होगा वो उसको क्लियर अप कर देगा। तो आई गेस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्वियसली इज द आंसर। क्लासिकल जब आप केस लेते हैं तो वही सबसे बड़ा आंसर होता है किसी भी केस को। जो केस डेफिनेटली मैम। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं हो रहा है, तो जहां कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आता है दैट कैन हील एनीथिंग। बट मैम व्हाट, मतलब और हम क्या सीख सकते हैं इज नॉट जस्ट प्रेस्क्राइबिंग, सिर्फ प्रेस्क्राइब करना मेडिसिन का इज नॉट इतना, मतलब ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, बट डायग्नोसिस जो है इज यस यस बेटर, ऑब्वियसली। बेटर, यस क्योंकि वही सेम चीज वो एक डेंटिस्ट के पास लेके गई बट उन्हें एक प्रॉपर डायग्नोसिस वहां से नहीं मिला, जो कि बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों ने उसको एक डायग्नोसिस प्रोवाइड कराया। बिल्कुल, तो मैं वही कह रही थी। एलोपैथ्स का जो अप्रोच रहता है वो फर्क रहता है और होम्योपैथी में हम जो अप्रोच लेके चलते हैं वो फर्क रहती है। बहुत सारी चीजें हम जैसे कई बार क्या होता है जैसे रिपोर्ट्स में भी चेंजेस नहीं आते पर फंक्शनल लेवल पे सिम्टम्स होते हैं, तो वहां पे यस भी मैम। हमें डायग्नोसिस या उस चीज को देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली यस मैम। अप्रोच डिफरेंट रहती है। आई गेस डॉक्टर इंद्रनील का आंसर को आंसर अब क्लियर हुआ होगा। यस और मैम। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो भी पूछ सकते हैं। इसमें पूछ रहे हैं इफ द पेशेंट माइट हैव स्टॉप्ड टोबैको इनटेक इज देयर अ चांस दैट इट माइट हैव रिजॉल्व्ड इट विदाउट मेडिसिन as seen in antibiotic usage when stopped it resolved automatically? पॉसिबली, बिकॉज सिंस पेशेंट बहुत एडिक्टेड था, तो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन भी एक अफेक्शन में था, तो इसलिए मैंने वो रूब्रिक भी उठाया था। एंड शायद फॉस्फोरस ने उस चीज को भी कंट्रोल किया, तो इन दी एंड, तो कहीं ना कहीं हमने थ्रू फॉस्फोरस, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जो उनका एडिक्शन था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, बिकॉज इन दी एंड, आई एम रियली सॉरी मैम, टुडे जो इंटरनेट कनेक्शन इट्स रियली ओके ओके लेकिन स्टिल आपने ब्रेवली उसको फाइट किया। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, आप बार बार उसको कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली बीच में ऑडिबिलिटी आ गई थी तो हमने केस तो यस पूरा मैम। चल रहा है। अभी लास्ट वाला आंसर आप मैम प्लीज रिपीट कर सकते हैं क्योंकि वो शायद ऑडिबल नहीं हुआ। यस मैम।
जो एक्चुअली व्हाट आई वाज सेइंग कि सिंस अगर पेशेंट, हाँ डेफिनेटली अगर वो एडिक्टेड नहीं होता उस चीज का तो वो उस चीज के लिए अफेक्टेड नहीं होती, सिंस वो एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। तो जब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था तो उसको अफेक्टेड हुआ और वो ब्लैक है, मतलब ब्लैकिश डिस्कलरेशन आया टंग पे। अगर वो नहीं होता तो वो नहीं आता, बट व्हाट फॉस्फोरस डिड वाज कि कहीं हद तक उसने उसका वो एडिक्शन भी कम किया। बिकॉज इन दी एंड जब फॉलो अप उनका लिया गया तो उन्होंने बोला कि वो बहुत हद तक कंट्रोल कर पा रही है उनका टबैको इनटेक करना, बहुत ज्यादा। तो वो एक चीज थी जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के थ्रू उनका एडिक्शन भी हम कम कर पाए। तो प्रोबेबली अगर वो और फॉलो अप में हमारे साथ रहती तो हम उनका शायद वो एडिक्शन नील के बराबर भी ले आते। बट सिंस पेशेंट एक बार वाज इन कंट्रोल तो फिर शी वाज लाइक कि ठीक है मैं ठीक हो गई हूँ, तो उसके बाद दैट वाज द लास्ट पिक्चर जो उन्होंने मुझे फॉलो अप पे शेयर। ओके, एक यहाँ पे डॉक्टर इंद्रनील एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नायासिन इज आल्सो नोन एज एंटी ब्लैक टंग फैक्टर बिकॉज इट्स deficiency can cause black tongue syndrome, hyperkeratosis of filiform lingual papillae, which या appear as hair. What are your views? Okay. तो आप नायासिन की बेसिकली, डेफिशिएंसी की वजह से भी ब्लैक हेयर हाँ टंग सिंड्रोम हो जाता है। हाँ हो सकता है। तो बेसिकली अगर वो हो रहा है तो हम नाइसिन का डेफिशिएंसी उसका ठीक है, प्रोबेबली विटामिन B3 इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम उसका सप्लीमेंटेशन दे तो वो हम कर सकते हैं, बट व्हाई गिविंग सप्लीमेंटेशन व्हेन वी हैव होम्योपैथी? तो हमारे पास होम्योपैथी में भी हैव गुड मेडिसिन, तो व्हाई नॉट ट्राइंग दैट? तो बेसिकली ऑब्वियसली या नहीं, होम्योपैथी हमें ट्राई करना है, पर अगर कोई बॉडी में डिफिशिएंसी है या फिर कोई जैसे कि एक्सेसिव कोई यूसेज से, कोई चीज के यूसेज से भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम उसको हटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी भी हम कर सकते हैं और वो साथ कम, में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन साथ में चला सकते हैं, जिससे दोनों यस फैक्टर कवर होते हैं। हाँ जी, दोनों फैक्टर्स कवर हो सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम किसी के अगेंस्ट ऐसा नहीं है आजकल, वैसे भी जो सप्लीमेंट पेशेंट्स लेके आते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम रहती है एब्जॉर्प्शन की। क्योंकि बड़ा जो हाइपर मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती है, तो उस केसेस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। डेफिनेटली। हाँ जी। तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी, जैसे डॉक्टर इंद्र ने पूछा कि डेफिशिएंसी केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप सप्लीमेंट भी चलाइए और साथ में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी मेडिसिन आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट हाँ है, जी, उसको भी हमें डेफिनेटली। कंसिडर रखना चाहिए। ओके, तो काफी आज क्वेश्चन आंसर सेशन में काफी एक्टिव वो है, और कोई अब पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकते हैं डॉक्टर पवित्र से। डॉक्टर पवित्र जी, जैसे जो यंग लोग हैं, जो लोग एमडी कर रहे हैं और इस तरह के केसेस लाते हैं, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, क्योंकि पूरा केस जो होता है वो एविडेंस बेस्ड और विद केस टेकिंग, प्रॉपर केस टेकिंग होता है, तो दैट गिव्स अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट। और डॉक्टर पवित्र ने पहले भी हमारे साथ केसेस शेयर करे हैं, आगे भी डॉक्टर पवित्र हमारे साथ ऐसे ही केसेस शेयर करेंगी। आई होप Definitely, ma'am. इट But वाज वेरी good, नाइस सेशन। good internet connection next time, definitely. ऑब्वियसली। That was a lacuna for this presentation. I'm really sorry to नहीं everyone. नहीं, इट्स And ओके, next आपकी time, आपकी I'll गलती नहीं थी, hope पर up. आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, दैट मैटर्स मोर। Thanks. यस मैम। ओके, तो ये यहाँ पे आपके लिए कमेंट भी आ रहे हैं, वेल डन डॉक्टर पवित्र, डॉक्टर सभी की तरफ से, डॉक्टर दीप्ति शर्मा की तरफ से भी अप्रिशिएटेड, इस तरह का कमेंट आया है। अभी हमारा बस 2 मिनट रह गए हैं हिंदी सेशन के लिए, और कोई क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो जाएगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं डॉक्टर पवित्र, प्लीज शेयर Uh, इट ऑन द चैट बॉक्स। yes, ma'am. Definitely, I will. और गेस जिस तरह से डॉक्टर पवित्र ने बताया, जब कई बार जैसे इम्यूनिटी लो होती है बॉडी में, ऑब्वियसली जैसे डेफिशिएंसी नायासिन की तो है, कोई भी जैसी डेफिशिएंसी होती है तो डिस्कलरेशन आ सकती है, जैसे कि टंग में भी आती है और बाकी बॉडी पार्ट्स में भी आती है, दैट इज ऑल्सो क्लिनिकली सीन। जब भी आपको कोई डेफिशिएंसी होती है तो स्किन के ऊपर सबसे पहले असर आता है, Yeah. क्यों? दैट इज यूनिफॉर्म्ड, क्योंकि जब डेफिशिएंसी होती है, स्किन Mhm. ऐसी है जो होल बॉडी कवरेज होती है, तो Universal. एक तरीके से सोरिक जो मैनिफेस्टेशन है वो सबसे पहले स्किन पे आती है। आपको हाइपर पिगमेंटेशन भी आ सकती है, जिसमें ब्लैकिश पैचेस आते हैं, और हाइपर पिगमेंटेशन
भी होती है, जिससे मेलिन, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से मेलानिन प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी स्किन के ऊपर भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यस मैम। ये चीज़ कई बार टंग पे भी मैनिफेस्ट हो सकती है। यस मैम। यस। और कोई क्वेश्चंस और इनपुट? ओके, डॉक्टर पवित्र ने अपना नंबर शेयर कर दिया। आई होप एवरीबॉडी कैन सी, सब देख सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा सेशन रहा डॉक्टर पवित्र के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवित्र का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक आई यू वुड सो लाइक मच। कि नेक्स्ट टाइम भी आप ऐसे ही बहुत अच्छे केसेस लेके आएँगे और ऐसे इंटरैक्टिव सेशन विद गुड इंटरनेट कनेक्शन। ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू एवरीवन। तो अब हमारे इंग्लिश सेशन के लिए टाइम हो गया है और मैं हैंड ओवर करती हूँ अपना सेशन डॉक्टर दिनेश को। धन्यवाद।